वेलकम टू माय चैनल। हम राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र स्टार्ट किया था और बनास नदी और बाणगंगा नदी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम चंबल नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चंबल नदी, इसका उद्गम जनापाव की पहाड़ियाँ महू एमपी से होता है। यानी चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जनापाव की पहाड़ियाँ महू जिला और एमपी से होता है। यानी कहाँ से होता है? एमपी से इसका उद्गम होता है। किसका? चंबल नदी का। और ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? ये प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। तो कहाँ से प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ चित्तौड़। अच्छा वैसे याद रह जाएगा। चौरासीगढ़ कहाँ पे है? चित्तौड़ में है। और यहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो देखो इस नदी के बारे में अपने पास मैप है, मैप से देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है। तो देखो यहाँ से ये जनापाव की पहाड़ियाँ हैं। जनापाव की पहाड़ियाँ महू एमपी है। यहाँ से चंबल नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। उद्गम होता है और यहाँ पर ये चित्तौड़ है। चित्तौड़, इन चौरासीगढ़ चित्तौड़ से ये क्या होती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद ये कोटा में जाती है। कोटा के बाद देखो कोटा में जा रही है पहले। कोटा के बाद कहाँ जाएगी? कोटा के बाद ये बूंदी में जाती है। बूंदी के बाद सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद करौली में जाती है। और करौली के बाद कहाँ जाती है? धौलपुर। और धौलपुर के बाद में ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये मतलब उसके अंदर यहाँ पे यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? ये यमुना नदी के अंदर जाके मिल जाती है। और यमुना नदी के अंदर कहाँ मिलती है? तो ये मुरादगंज इटावा यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर ये यमुना नदी के अंदर जाके मिल जाती है। तो ये चंबल नदी का अफवाह तंत्र है। कहाँ से कहाँ तक जाती है? देखो बताया था अभी मैंने। जनापाव की पहाड़ियाँ महू एमपी से इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा में जाती है। कोटा के बाद बूंदी के बाद सवाई माधोपुर के बाद करौली के बाद धौलपुर के बाद उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के भी मतलब ये मुरादगंज इटावा यूपी के अंदर ये यमुना नदी में जाके क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो ये अपने चंबल नदी का क्या है? अफवाह तंत्र है। अब देखो चंबल नदी को और क्या क्या है, इसके नाम क्या क्या है, इसका उपनाम क्या क्या है। तो इसके उपनाम है, देखो च से ही हो जाएगा चंबनवती। देखो क्या बताया? चंबनीवती नदी बोलते हैं इसको, चंबनवती नदी बोलते हैं, नित्यवाही नदी बोलते हैं। नित्यवाही का मतलब तो हमेशा बहती रहती है ये। इसको राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि राजस्थान की कामधेनु किस नदी को बोलते हैं अपन? तो चंबल नदी को बोलते हैं। और ये 12मासी नदी है। 12मासी मतलब पूरे साल भर बहती है, ये बहती रहती है ये, ठीक है। और इसे डाकुओं की शरण स्थली भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ वगैरह है तो वहाँ पे डाकू वगैरह रहते हैं। तो डाकुओं की शरण स्थली और घड़ियालों की शरण स्थली भी बोलते हैं इसे अपन। तो ये भी याद रखना है, किस नदी को अपन डाकुओं की शरण स्थली या फिर घड़ियालों की शरण स्थली बोलते हैं? तो चंबल नदी को बोलते हैं। अब देखो चंबल नदी की लंबाई, सबसे ज़्यादा लंबाई चंबल नदी की है। कितनी है? 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन 1000 किलोमीटर में से भी राजस्थान में कितनी बहती है ये? तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 322 किलोमीटर है। तो राजस्थान में कितनी बहती है? 322 किलोमीटर है। अब देखो बहाव क्षेत्र, यानी कहाँ कहाँ से बहती है ये? तो आपको बताइए, मैंने कहा कि महू एमपी से तो इसका उद्गम होता है। तो मध्य प्रदेश से कहाँ जाती है? राजस्थान में जाती है। राजस्थान से कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश के अंदर जाती है। और राजस्थान में बहाव क्षेत्र क्या है? तो अभी अपन ने पढ़ा था कि ये चित्तौड़गढ़ से मतलब चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद कोटा में जाती है। कोटा के बाद बूंदी के बाद सवाई माधोपुर के बाद करौली, और करौली के बाद कहाँ जाती है? धौलपुर। और धौलपुर के बाद ये जाती है मुरादगंज इटावा यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में जाती है। और कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी के अंदर जाके मिल जाती है। देखो इन झीलों को अपन ट्रिक से याद कर सकते हैं। चीको बुस कर दो। ची से क्या हो जाएगा? ये चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। को से क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। बू से क्या हो जाएगा? बूंदी। और सर से क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर। तो देखो चीको बुस, यहाँ से कर दो। तो जी को मतलब ये चीको बुस कर दो, ये इसकी ट्रिक है। आगे वाले अक्षरों को जोड़कर अपन याद रख सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा? चीको बुस कर दो, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। इसके बाद देखो इसके ऊपर एक जलप्रपात बना हुआ है। तो जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात। तो चूलिया जलप्रपात ये 18 मीटर ऊंचा है। और ये इसी नदी पर मतलब भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो देखो भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर चूलिया जलप्रपात है, जो चंबल और बावनी नदी पर बना हुआ है। तो देखो च से चूलिया, च से चंबल नदी। तो चंबल और बावनी नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर है। और ये भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पर? चूलिया जलप्रपात भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अब देखो सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है ये नदी, सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है मतलब सर्वाधिक जल इस नदी से ही प्राप्त होता है। और ये मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। देखो अभी अपन ने मैप से देखा था
डायरेक्शन देखो इधर से, ये दक्षिण है, ऊपर की तरफ उत्तर है, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने वाली नदी भी कौन सी है? चंबल नदी है। तो अपन को याद रखना कि कहाँ से कहाँ तक बहती है ये, तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। और सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन और बीहड़ का निर्माण करने वाली नदी भी यही है। अगर अपन से पूछे कि सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन कौन सी नदी करती है, तो चंबल नदी करती है। और सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण भी कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। और इसका जो प्रवाह है ना, वृक्षाकार होता है, चारों तरफ से नदियाँ मिलती है। फिर देखेंगे वृक्षाकार का मतलब क्या होता है। और इस नदी के ऊपर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। ये हैंगिंग ब्रिज का बना हुआ है? कोटा में बना हुआ चंबल नदी के ऊपर। ये देश का चौथा है और राजस्थान का पहला। राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज का बना हुआ है? कोटा के अंदर बना हुआ है। और चंबल नदी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर भी शामिल है, कि सफाई करने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू हुआ था नदियों की सफाई के लिए, उसमें भी चंबल नदी क्या है? शामिल है। ये चंबल नदी का मैप है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जनापाव की पहाड़ियाँ, महू, एमपी से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ से इसका उद्गम है। उसके बाद देखो जो ये मतलब एमपी के अंदर ही गांधी सागर बांध बना हुआ है इसके ऊपर। तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के अंदर ही बना हुआ है। इस नदी के ऊपर पहला बांध है इसका। उसके बाद देखो अपन को पता है कि 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। तो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद देखो इसके अंदर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है? गुंजाली। तो गुंजाली नदी इसके अंदर आके मिलती है। उसके बाद देखो इसमें मतलब 4 बांध बने हुए हैं। मतलब नंबर 1 पे मैंने नंबर 1 डाल रखा है। मतलब ये ऐसा नहीं कि 1 नंबर पे बना है, अपन को बस 1 2 3 भाई इस पे कितने बांध है? 4 बांध है। पहला बांध तो कौन सा है? गांधी सागर बांध है। दूसरा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है। तीसरा बांध कौन सा है? जवार बांध है। और चौथा बांध कौन सा है? कोटा बैराज है। इसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने कहा कि 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद इसके अंदर कौन सी नदी मिलती है? तो गुंजाली नदी इसके अंदर आके मिलती है। उसके बाद इधर से बावनी नदी आती है। बावनी नदी ये हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़ से निकलती है। तो बावनी नदी कहाँ से निकलती है? हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़ से बावनी नदी निकलती है और ये चंबल में आके मिलती है। और यहीं पे इस पे चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। अभी पढ़ा था अपन ने कि चंबल और बावनी नदी के ऊपर कौन सा जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात है। और कहाँ पर है ये? तो भैंसरोडगढ़ के अंदर है। यहाँ पे ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और यहीं पर ही भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। चंबल और बावनी नदी के संगम पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी कहाँ बना हुआ है? चंबल और बावनी नदी के ऊपर बना हुआ है, मतलब संगम पे बना हुआ है। इसके बाद मैंने कहा देखो यहाँ कोटा में इसके ऊपर 2 बांध है। कौन कौन सा है? एक तो जवार सागर बांध और एक कोटा बैराज। ये दोनों बांध कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। इसके बाद देखो इसके अंदर एक नदी आती है जो बिजोलिया चित्तौड़ से निकलती है। तो बिजोलिया चित्तौड़ से कौन सी नदी निकलती है? मेज नदी। और ये मेज नदी भी कहाँ पर आके? चंबल में आके मिल जाती है। चंबल की सहायक नदी मेज नदी भी इसकी सहायक नदी है। इसके बाद कौन सी है? इसके बाद देखो कुराल नदी है। उसके बाद देखो इधर से कुराल नदी आ रही है। कुराल नदी कहाँ से निकलती है? तो ऊपर हिमाल की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा से कौन सी नदी निकलती है? कुराल नदी निकलती है। और कुराल नदी भी इसकी सहायक नदी है। और अपन जानते हैं ये बनास नदी के बारे में। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। ये बनास नदी भी अपने चंबल की क्या है? सहायक नदी है। तो ये अपन ने देखो इस तरफ वाली सहायक नदियाँ पढ़ ली। अब इधर वाली कौन कौन सी है? तो देखो इधर से अपने एक नदी है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है। ये एमपी से निकलती है। तो देखो ये ज़्यादातर नदियाँ है ना इधर वाली एमपी से निकल रही, मोस्ट ऑफ नदियाँ। तो कहाँ से निकलती है? देखो ये जो काली सिंध नदी है ना, ये कहाँ से निकलती है? बागली देवास एमपी से निकलती है। तो अपन सीधा याद रख सकते हैं कहाँ से आती है? ये देवास एमपी से निकलती है। तो बागली देवास एमपी से कौन सी नदी निकलती है? ये अपने काली सिंध नदी निकलती है। और ये झालावाड़ में अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। तो देखो झालावाड़ से में राजस्थान से प्रवेश करती है। और इसके अंदर देखो 2 नदियाँ आके मतलब 3-4 नदियाँ मिलती है इसके अंदर। एक तो आहू नदी मिलती है इसके अंदर और एक परवन नदी मिलती है। और इधर से चंद्रभागा। ये सारी नदियाँ आगे किसमें मिल जाती है? चंबल के अंदर मिल जाती है आगे जाके। तो देखो अपन थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लेते हैं कि आहू नदी भी देखो एमपी से निकलती है। सुसनेर एमपी से आहू नदी निकलती है और ये भी झालावाड़ से प्रवेश करती है। तो देखो नंदपुर झालावाड़ से तो कौन सी नदी प्रवेश कर रही है? आहू नदी प्रवेश कर रही है। और रायपुर झालावाड़ से कौन सी नदी प्रवेश कर रही है? काली सिंध नदी प्रवेश कर रही है। और इधर से ये परवन नदी भी एमपी से निकलती है। ये मालवा का पठार एमपी से निकलती है परवन नदी। और परवन नदी भी कहाँ से प्रवेश करती है? झालावाड़ से प्रवेश करती है। मतलब ये तीनों नदियाँ एमपी से निकलती है और झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। इतना याद रख सकते हैं अपन। तो देखो आहू नदी और काली सिंध ये दोनों मिलती है वहाँ पे, ये गागरोन में मिलती है दोनों। और यहाँ पे इन दोनों के मतलब संगम पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? गागरोन दुर्ग बना हुआ है। तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? ये अपने गागरोन दुर्ग बना हुआ है। और परवन नदी शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है इसके किनारे पर। तो ये परवन नदी भी इस किनारे के मिलती है। और एक चंद्रभागा नदी है, ये भी मतलब इस काली सिंध की सहायक नदी है। तो देखो काली सिंध की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? आहू, परवन और चंद्रभागा नदी, ये काली सिंध की सहायक नदी है। और अपन काली सिंध नदी को मतलब इसकी ज़्यादातर नदियों को अपन पढ़ेंगे। इसके बाद देखो इधर से एक नदी कौन सी है? पार्वती नदी।
पार्वती नदी भी कहाँ से, सीहोर एमपी से निकलती है। तो सीहोर एमपी से कौन सी नदी निकलती है, पार्वती नदी निकलती है। और ये करियाहट बारां से राजस्थान में प्रवेश करती है। और पार्वती नदी भी क्या, चंबल की सहायक नदी है। उसके बाद कौन सी नदी है, उसके बाद देखो अपने पास है इसके अंदर ये सीप नदी। देखो इधर से सीप नदी आ रही है, इधर से बनास नदी आ रही है और इधर से चंबल नदी आ रही है। तीनों का यहाँ पे क्या है, त्रिवेणी संगम है। तो त्रिवेणी संगम रामेश्वर सवाई माधोपुर के अंदर है। अपन ने बनास नदी के अंदर पढ़ा था। तो तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम भी कहाँ पे होता है, इस रामेश्वर सवाई माधोपुर के अंदर होता है। किस किस का होता है, बनास, चंबल और सीप नदी का होता है। उसके बाद एक कुन्नू नदी है। ये कुन्नू नदी भी एमपी से निकलती है। ये कुन्नू नदी भी आके चंबल नदी में मिल जाती है। और फिर चंबल नदी आगे जाती है, मैंने कहा ना, इटावा मुरादगंज यूपी के अंदर। ये किसमें मिल जाती है, यमुना नदी के अंदर जाके मिल जाती है। तो ये पूरी चंबल नदी है। इसकी सहायक नदियों के बारे में अपन को मतलब कुछ सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो बनास नदी तो अपन ने पूरी पढ़ी ली थी और कुछ नदियों के बारे में अपन और पढ़ लेंगे थोड़ा सा। तो देखो समझ में आ ही गया होगा। ये अपनी पूरी चंबल नदी है। देखो एक बार वापस देख लेते हैं अपन। चनापाव की पहाड़ियाँ महू एमपी से निकलती है और इसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। एक तो गांधी सागर बांध अपन देख लेंगे एक बार वापस। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। देखो गांधी सागर बांध तो मंदसौर एमपी के अंदर ही है। और राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध, ये तीनों राजस्थान के अंदर है। तो देखो इसके अंदर देखो, और मतलब ये अपने राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, तो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसकी देखो सहायक नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ, अगर हम देख लेते हैं इधर से, मतलब लेफ्ट साइड से कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो देखो गुंजाली, पावनी, मेज नदी, कुराल नदी और बनास नदी, ये सारी लेफ्ट से मिलती है इसके अंदर, मतलब बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं। और इधर से देखो काली सिंध है। तो काली सिंध के साथ आहू परवन भी याद रख सकते हो, चंद्रभागा भी याद रख सकते हैं। तो आहू, काली सिंध, परवन, पार्वती, सीप और कुन्नू, ये राइट साइड से मिलने वाली नदियाँ हैं। इन नदियों के बारे में भी अपन थोड़ा बहुत सब नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। बस सहायक नदियों का देख लेते हैं कौन कौन सी, एक बार वापस पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी है। तो अभी मैंने बताया था गुंजाली है, बावनी, मेज, कुराल, बनास, काली सिंध, पार्वती, सीप, कुन्नू, चाकण, ये सारी इसकी सहायक नदी है जो अपन ट्रिक के साथ मतलब एक बार समझ लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और सारी एक एक मतलब ये जो इसकी सहायक नदियाँ ना, उनके अंदर भी थोड़ा सा अपन पढ़ लेंगे। ये अपने चंबल नदी कंप्लीट हो गई। इसकी सहायक नदियों को अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।